नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, बीएसएनएल में डायरेक्ट रिक्रूट्स किए गए पेंशनर्स भी हैं जो कर्मचारी के रूप में डायरेक्ट बीएसएनएल में शामिल हुए थे कुछ समय पहले, यानी कि आज से भूतकाल में। और कुछ पेंशनर्स ऐसे हैं जो डोर द्वारा कर्मचारी के रूप में बीएसएनएल में लाए गए थे, शामिल हुए। अब देखिए, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि दो तरीके से पेंशनर्स है, डायरेक्ट रिक्रूटरीज और एक डॉट ऑब्जर्व पेंशनर। सवाल ये आता है दोस्तों कि जो बीएसएनएल डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स है वो भारत सरकार से पेंशन पाते हैं, और डायरेक्ट रिक्रूट पेंशनर्स है जो बीएसएनएल के खुद के पेंशनर्स जो वो बीएसएनएल के खुद के अपने निजी फंड से पेंशन पाते हैं। तो यहाँ पर बीएसएनएल के 90 नुकसान से कहीं ना कहीं उनके निजी पेंशनर जुड़े। अब बीएसएनएल के निजी पेंशनरों की संख्या 70% के करीब है बीएसएनएल, और डॉट ऑब्जर्व पेंशनरों की संख्या ज्यादा से ज्यादा 20 से 30%। बीएसएनएल डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स भारत के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बिल्कुल केंद्रीय पेंशनर्स के तरह पेंशन पाते हैं। अब रूल 37A सीसीएस पेंशन रूल के तहत बीएसएनएल डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स का जिम्मा भारत सरकार ने उठाया है, तो उनको नफे नुकसान से कोई लेना देना नहीं बीएसएनएल। ठीक है, अब यहां तक हो गया। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि बीएसएनएल डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका यानी कि स्पेशल लीव पिटीशन दायर की, यानी कि एसएलपी दायर किया है। तो कहीं ना कहीं रूल 37A की पेंशन सुरक्षा गारंटी के दौरान अगर सुप्रीम कोर्ट डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स की पेंशन के पक्ष में, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उनको वेतन समझौते से डीलिंग करके 7वें वेतन आयोग के तहत उनकी पेंशन रिवाइज कर देता है, तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों कि भाई साहब, जो डायरेक्ट रिक्रूटरीज पेंशनर्स है जो कि बीएसएनएल के अपने पेंशनर्स है, वो भी बिल्कुल डॉट पेंशनर्स की तरह ही 2017 से पेंशन से वंचित है। तो उनका पेंशन रिवाइज कैसे होगा? क्या वो बीएसएनएल वर्किंग कर्मचारियों के थर्ड टीआरसी के पीछे सालों साल लटके रहेंगे? क्या आगे आने वाले 6 से 7 सालों में अगर थर्ड टीआरसी लागू नहीं होता है तो क्या डायरेक्ट रिक्रूटरीज का भी पेंशन रिवीजन नहीं होगा? आज इस वीडियो में पूरी जानकारी बताने वाला हूं दोस्तों। डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स और रिक्रूटरीज, जो डायरेक्ट रिक्रूटरीज पेंशनर है, इनके बीच में जो भी भेदभाव किया जा रहा है उसके बीच का जो अंतर है, पूरी जानकारी बताने वाला हूं। सबसे पहले, चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, बीएसएनएल से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी और उसके लिए अपडेट देखना चाहते हो तो मेरे पेज को फॉलो कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर देना। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगे, सटीक लगे, उस जानकारी को अपने कर्मचारी भाई या पेंशनर मित्रों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मेरी मेहनत के लिए एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हुए आगे देखिए दोस्तों, दोनों कर्मचारी डॉट ऑब्जर्व या फिर डायरेक्ट रिक्रूट्स की बात करें तो अधिकार सुप्रीम कोर्ट की एसएलपी और पेंशन रिवीजन की स्थिति स्पष्ट है। देखिए, पहले 7वें वेतन आयोग 7CPC के अधिकार की बात कर लेते हैं। इन दोनों में से किसको इसका अधिकार है? देखिए दोस्तों, डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स डॉट से बीएसएनएल में आए पेंशनर्स स्पष्ट है। अब मौजूदा स्थिति दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स परमानेंट एब्जॉर्ब के बाद केंद्रीय सिविल सेवक नहीं रहे, बल्कि पीएसयू यानी कि आईडीएफ पैटर्न के अंतर्गत आते हैं। इसलिए 7CPC सीडीए पैटर्न सीधा पाना इनका कानूनी अधिकार नहीं। अब अगर सुप्रीम कोर्ट में ये जीतते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने स्पेशल लीव पिटीशन दायर की है और कहीं ना कहीं रूल 37A सीसीएस पेंशन रूल की सुरक्षा गारंटी को लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट में लड़ते हैं और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से जीत जाते हैं, तो यदि सुप्रीम कोर्ट एसएलपी पर फैसला सुनाते हुए रूल 37A के तहत डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स मान लेता है, तो दोस्तों केवल डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स ही 7CPC यानी कि 2.57 फिटमेंट फैक्टर के हकदार होंगे। डायरेक्ट रिक्रूट्स की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पर डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स की बात चल रही है। अब बीएसएनएल के डायरेक्ट रिक्रूट्स, बीएसएनएल सीधी भर्ती वाले कर्मचारी या फिर रिटायर्ड कर्मचारियों की बात करूं तो इनका अधिकार कहां तक है?
दोस्तों बीएसएनएल डीआरएस कभी डोट या केंद्र सरकार के कर्मचारी रहे ही नहीं है। वो स्थापना के दिन से बीएसएनएल पीएसयू के कर्मचारी थे, सीधे भर्ती किए हुए। उन्हें किसी भी स्थिति में सातवें वेतन आयोग पाने का कोई भी कानूनी अधिकार नहीं, यानी कि यहाँ पर नकारात्मक नेगेटिविटी फैल गई। अब दोस्तों एक सवाल आता है, अगर डोट ऑब्जर्व पेंशनर सुप्रीम कोर्ट से जीत गए तो बीएसएनएल डीआरएस का क्या होगा? उनकी पेंशन की गारंटी कौन लेगा? भारत सरकार डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स की गारंटी लेता है, लेकिन रिक्रूट्स की गारंटी नहीं लेता। बीएसएनएल ने भी अपने हाथ ऊंचे कर लिए हैं क्योंकि वो अभी घाटे में। अब घाटे के लिए अफोर्डेबिलिटी क्लॉज हटाना जरूरी है, पेंशन रिवीजन से पहले वेतन समझौता करना जरूरी है। यहाँ पर कर्मचारियों का, वर्किंग कर्मचारियों का थर्ड पीआरसी लागू होगा। उसके बाद बीएसएनएल पेंशन जो रिक्रूट्स हैं उनका पेंशन रिवीजन होगा। देखिए डोट ऑफ द पेंशनर्स, इनकी जो पेंशन है दोस्तों, भारत सरकार डोट के खजाने यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया 7 सीबीसी के अनुसार रिवाइज होगी और इन्हें 1/1/2016 से एरियर मिलेगा पूरे 10 सालों का, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। बीएसएनएल के घाटे या फिर नफे का इनकी पेंशन पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इजाजत दे सकती है रूल 37 की सुरक्षा गारंटी के तहत। अब बीएसएनएल डायरेक्ट रिक्रूट्स की बात करें, डीआरएस की, तो डीआरएस का डायरेक्ट रिक्रूट्स का 7 सीपीसी से कोई संबंध नहीं रहेगा। वो पूरी तरीके से बीएसएनएल कंपनी की थर्ड पीआरसी यानी कि पे रिवीजन कमेटी के भरोसे ही रहेंगे। यदि थर्ड पीआरसी लागू होता है तभी डीआरएस की बेसिक पे और पेंशन ईपीएफ या फिर बीएसएनएल सुपर एनुएशन स्कीम में बढ़ोतरी होगी। डोट पेंशनर्स की जीत से डीआरएस को 7 सीपीसी का कोई भी फायदा नहीं मिलेगा, यानी कि कहीं ना कहीं बीएसएनएल के 70 से 80% पेंशनर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी में कोर्ट केस जीतने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला। अब दोस्तों डायरेक्ट रिक्रूट यानी कि डीआरएस की 2017 से अटकी पेंशन कौन रिवाइज करेगा? देखिए दोस्तों, आप सवाल ये आता है कि चलो ठीक है, डोट ऑफ द पेंशनर 7 सीपीसी 2.57 फिटमेंट फैक्टर के साथ नहीं होगी कि डीआरएस की पेंशन रिवाइज नहीं होगी। तो सबसे बड़ा सवाल डायरेक्ट रिक्रूट्स यानी कि डीआरएस की 2017 से अटकी हुई पेंशन कौन रिवाइज करेगा भाई साहब? देखिए बीएसएनएल डायरेक्ट रिक्रूट्स 1 जनवरी 2017 से थर्ड पीआरसी के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं, काफी टाइम से 9.5 साल करीब। जिम्मेदारी किसकी है? डीआरएस की पे रिवीजन और पेंशन रिवीजन की पूरी जिम्मेदारी कंपनी और डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस की खुद की है। बीएसएनएल डायरेक्ट रिक्रूट सरकारी पेंशन रूल 37A के तहत नहीं आते, वो ईपीएफ यानी कि पेंशन स्कीम 1995 और बीएसएनएल ऐसे भी यानी कि सुपर एनुएशन पेंशन फंड के तहत आते हैं। तो 2017 से रिवीजन का रास्ता किस तरीके से रहेगा? देखिए थर्ड पीआरसी लागू होगा तो दोस्तों देखिए बीएसएनएल बोर्ड और डोट का जब थर्ड पीआरसी के प्रस्ताव को अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में ढील यानी कि रिलैक्सेशन देकर लागू करेंगे, तब डीआरएस की सैलरी में या फिर पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब सैलरी बढ़ने से असर ये होगा दोस्तों, जैसे ही थर्ड पीआरसी में डीआरएस की सैलरी रिवाइज हो, बीएसएनएल ऐसे भी 30% इन्वेस्टमेंट फंड में कंपनी का योगदान बढ़ जाएगा, जिससे रिटायर होने वाले डीआरएस को बड़ी हुई पेंशन मिलने की उम्मीद है, यानी कि यहीं से इनको फायदा मिलेगा थर्ड पीआरसी के पीछे। कुल मिलाकर दोस्तों 7 सीपीसी केवल डोट ऑफ द पेंशनर्स की सुप्रीम कोर्ट एसएलपी में जीत पर निर्भर करता है। बीएसएनएल डायरेक्ट रिक्रूट्स डीआरएस का रास्ता केवल थर्ड पीआरसी से ही हो सकता है, क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर है शुरुआत से पीएसयू पर आधारित, न कि सीडीए पे। अब दोस्तों देखा जाए तो रिक्रूट्स पूरी तरीके से अलग है, भले वो 70 से 80%, 20 से 30% वाले डोट ऑफ द पेंशनर्स बिल्कुल रिक्रूट से अलग है, क्योंकि उनकी पेंशन की सुरक्षा और पेंशन भारत सरकार की गारंटी के तहत आती है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में जीतते हैं तो फायदा सिर्फ डोट ऑफ द पेंशनर्स को होगा, न कि रिक्रूट्स को। फिलहाल दोस्तों ये वीडियो था, इस वीडियो से जुड़ा हो जो आपका डाउट है, क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो। सी यू सून।